हेलो फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विथ आशुतोष चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया। 16 महाजनपद में मगध राज्य ही काफी प्रसिद्ध क्यों है, इसके तमाम कारण थे। आइए उन कारणों पर यहाँ देखते हैं। मगध राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे। पहला रीजन है अनुकूल भौगोलिक स्थिति। जो मगध साम्राज्य था वो नदियों के घाटियों के संगम पर था, नदियों के संगम पर स्थित था। उसकी जो राजधानियां थी, पहली राजधानी है गिरिव्रज, जिसको राजगीर भी कहते हैं। ये पांच पहाड़ियों के संगम पर स्थित थी, या पांच कह लीजिए, पांच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। वरा, वृषभ, व्यवहार, ऋषिगिरी, चैत्य। तो मगध राज्य की जो पहली राजधानी थी गिरिव्रज, जिसको राजगीर भी कहा जाता है, ये पांच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। वरा, वृषभ, व्यवहार, ऋषिगिरी, चैत्य। इसकी जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तीन नदियों के संगम पर स्थित थी। ये तीन नदियां हैं गंगा, गंडक। ये तीनों नदियां एक जलदुर्ग का काम करती थी। तो मगध राज्य के उत्कर्ष का पहला कारण अनुकूल भौगोलिक स्थिति है। इसमें अनुकूल भौगोलिक स्थिति में मगध का जो राजधानी है गिरिव्रज और पाटलिपुत्र, तो गिरिव्रज पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और पाटलिपुत्र तीन नदियों के संगम पर स्थित था। ये दोनों क्रमशः एक अवैध दुर्ग का निर्माण करती थी, या कह लीजिए कि एक प्राकृतिक तरीके से एक अवैध दुर्ग का निर्माण करती थी। दूसरा रीजन है लोहे का समृद्ध भंडार। मगध राज्य में लोहे का समृद्ध भंडार पाया जाता था, जिससे लोहा ज्यादा था तो कृषि में आसानी होती थी। कृषि में लोहे का व्यापक प्रयोग होता था, जिससे अन्न उत्पादन में वृद्धि होती थी। तीसरा रीजन है योग्य राजाओं की श्रृंखला। मगध राज्य के जो वंश हैं क्रमशः हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, इसमें आप देखेंगे योग्य राजाओं की क्या है, श्रृंखला है। चौथा है साम्राज्य विस्तार। ये जो मगध राज्य के राजा थे, उन्होंने साम्राज्य विस्तार नीति को फॉलो किया था। ये पहली बार युद्धों में कुछ नए हथियारों का प्रयोग किए थे। हाथियों का व्यापक प्रयोग हुआ था। हाथियों के द्वारा दुर्ग को तोड़ने में आसानी थी, इसलिए साम्राज्य विस्तार की नीति हाथियों के प्रयोग या नए हथियारों के प्रयोग के द्वारा इनका जो साम्राज्य विस्तार की नीति है वो काफी सक्सेस होता है। ये तो हो गया इसके उत्कर्ष के कारण। मगध राज पर मगध साम्राज्य पर जिन राजवंशों ने राज किया था, उसका क्रमशः यहाँ विवरण दिया गया है। पहला है बृहदत्त वंश। इसके संस्थापक बृहदत्त थे। इनके पुत्र जरासंध ने मगध की पहली राजधानी गिरिवंश को बनाई थी। दूसरा है हर्यक वंश। हर्यक वंश, जिसको प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है, प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, यहाँ लिखा गया है। उसके बाद शिशुनाग वंश है, उसके बाद नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है। मौर्य वंश के बाद सुंग वंश है, कंद वंश है, सातवाहन वंश है। आगे पढ़ाया जाएगा। तो पहले हम जो इम्पोर्टेंट है हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। जैसा कि दोस्तों मगध राज पर बृहदत्त वंश ने भी शासन किया था। ये पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि मगध राज का जो पहला वंश है बृहदत्त वंश है। लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों में बृहदत्त वंश नहीं, हर्यक वंश का उल्लेख मिलता है।
जिसको प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। इसका संस्थापक बिंबिसार था। तो हर्यक वंश, जिसको प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्यों में इसको श्रेणिक या सैनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार ने विषयों तथा वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। बिंबिसार ने 500 शादियां की थी, लेकिन मुख्यतः 3 शादियों का उल्लेख जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। ऐसा उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को फॉलो किया था। बिंबिसार का जो प्रथम विवाह है वैशाली नरेश शेटक की पुत्री चेलना से। द्वितीय विवाह है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। इस विवाह के फलस्वरूप उसको काशी दहेज में मिला और 1 लाख वार्षिक आय की प्राप्ति हुई। तो इसका जो द्वितीय विवाह था वो काफी इंपॉर्टेंट है, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। इस विवाह के फलस्वरूप काशी दहेज में मिली और वार्षिक आय 1 लाख की प्राप्ति हुई। इसका जो तीसरा विवाह है मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। इसका जो तीसरा विवाह है मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। क्षेमा प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित करती है। बिंबिसार के युद्धों का उल्लेख यहां देखिए। बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अपने 2 सलाहकार सुनिधि व दीर्घचारण की सहायता से। बिंबिसार ने 2 सलाहकार सुनिधि दीर्घचारण की सहायता से अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में कर दी थी। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करने के बाद 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ऐसा बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी 493 ईसा पूर्व में। जैन ग्रंथों में इसके विपरीत मिलता है। जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारागार में डाल दिया था। कारागार में उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। लेकिन बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करी थी। ऐसा कहने का रीजन उनका है कि अजातशत्रु खुद बुद्ध के सामने अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, इसलिए बौद्ध ग्रंथों का इसको प्रीतिहंता वंश भी कहा गया है। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करने के बाद मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसको कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का एक और नाम है कुड़िक। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा अजातशत्रु था। प्रारंभ में जैन धर्म मानता था। कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराया, वैशाली भी जीता। इसका एक प्रमुख युद्ध लिस्मियों या वज्जी संघ से है। वज्जी संघ से युद्ध में इसने 2 नए हथियार रथमुशल महाशिल्प कंटक का प्रयोग किया था। यहां आप ये याद रखिएगा कि जो वज्जी संघ था, अजातशत्रु का वज्जी संघ से युद्ध काफी दिनों तक चला था। इसमें इसने 2 हथियार रथमुशल महाशिल्प कंटक का प्रयोग किया था। इस युद्ध को देखते हुए मखली घोषाल की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध को मखली घोषाल देख रहे थे, उसमें इनकी हत्या कर दी गई थी। अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। इसी समय बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति भी अजातशत्रु के समय हुई थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने 461 ईसा पूर्व में कर दी थी। तो अजातशत्रु के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट परीक्षा में आता है उसका मैंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। तीसरा उदायन है, 461 ईसा पूर्व में हत्या करने के बाद मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। उदायन
उदयभद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र परिवर्तन किया और पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। राजधानी परिवर्तन राजगीर से पाटलिपुत्र। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक है नागदशक अंतिम राजा था। इसकी हत्या शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में, नागदशक का जो अमात्य था मंत्री था शिशुनाग 412 ईस्वी में नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो हर्यक वंश में जो मेन शासक हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदय, अंतिम राजा नागदशक। इसके अमात्य शिशुनाग ने उसको अपदस्थ करके उसको गद्दी से हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके बाद हम लोग शिशुनाग वंश देखेंगे। यहाँ एक मैं फैक्ट आपको भूल गया हूँ। बिंबिसार ने जीवक नामक राजवैद्य को बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, जीवक नामक राजवैद्य को। इसके बाद जो अगला है शिशुनाग वंश है। तो आइए देखते हैं शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक शिशुनाग दशक को शिशुनाग ने अपदस्थ 412 ईसा पूर्व में करके मगध साम्राज्य की गद्दी प्राप्त की। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने 412 से 394 ईसा पूर्व तक मगध की राजगद्दी को संभाला। इसने अपनी राजधानी, मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, वैशाली स्थानांतरित की। वैशाली नगर की पुनः स्थापना की। इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि वैशाली इसकी मां की जन्मस्थली थी, इसलिए इसने राजधानी और वैशाली की पुनः स्थापना की। शिशुनाग का सबसे मुख्य कार्य अवंती को जीतना था। शिशुनाग के बाद कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक मगध की राजगद्दी पर 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक बैठता है। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। इसने पुनः राजधानी जो वैशाली थी उसको पाटलिपुत्र किया। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है वैशाली में। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसकी हत्या महापद्म नंद ने करके नंद वंश की स्थापना की। तो इसके बाद नंदवंश, शिशुनाग वंश के बाद नंदवंश आता है। तो नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। पुराणों में नंद शासकों को अधार्मिक अर्थरुचि कहा गया है। मतलब ये संपत्ति अधिक चाहने वाले थे। इन्होंने जनता के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया था। इसके द्वारा और युद्धों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की थी, इसलिए इनको अर्थरुचिपूर्ण और अधार्मिक कहा जाता है। महापद्म का और नाम था उग्रसेन एकराट सर्वछत्रांतक। जैन ग्रंथ में इसको वैश्या माता का पुत्र कहा गया है। पुराणों में कली का अंश, परशुराम का अवतार, अत्यधिक संपत्ति व सेना रखने वाला कहा गया है। महापद्म सर्वछत्रांतक, इसको एक उपाधि दिया गया है क्षत्रियों के नाश करने के कारण। महापद्मनंद ने पौरव, इक्ष्वाकु, पंचाल, कलिंग, सूरसेन, मिथिला इत्यादि को जीता था, इसलिए इसको एकराट भी कहा जाता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्मनंद के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ये पूछा गया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, किस नंद शासक से है? तो महापद्म नंद से है। नंद शासकों ने व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। महापद्मनंद ने पाणिनि, कात्यायन, वररुचि इत्यादि विद्वानों को आश्रय दिया था। और जो पाणिनि है महापद्मनंद का मित्र था। महापद्मनंद के बाद नंद वंश का अगला शासक घनानंद था। ये नंद वंश का अंतिम शासक भी था।
यूनानी साहित्य में इसको अग्रमीश या नाई भी कहा गया है। सिकंदर का समकालीन था। ये जैन धर्म को मानता था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके बाद मौर्य वंश शुरू हुआ। दोस्तों, इतिहास में नंदों की उपलब्धियां, नंदों की उपलब्धियों का भी जिक्र है। आइए देखते हैं। नंदों को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम पहली बार बाढ़ माप का मानकीकरण का प्रयास किया था। इन्होंने आहत सिक्कों का व्यापक प्रयोग भी किया था। इस प्रकार से नंदवंश। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगली जो टॉपिक रहेगी मौर्य वंश के बारे में रहेगी। धन्यवाद।